हेलो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। सेट नंबर 8 हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर और सेट नंबर 7 तक को कवर कर लिया है। अब हम लोग सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। ये दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट है जो प्रवीण सर के द्वारा निकाला गया है। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 8 को कवर करते हैं। बाकी सेट नंबर 1 से लेकर और सेट नंबर 7 तक चैनल पर अवेलेबल है। बाकी लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और उसको पूरा कवर कर लीजिए। वीडियो को चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए शुरू में ही, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तुरंत। तो 1 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। आकस्मिक निधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये बोल रहा है पहला नंबर क्वेश्चन। तो आकस्मिक निधि से संबंधित हो जाएगा आर्टिकल 267 267। संविधान के अनुच्छेद के 267 के अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है, उसी को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। यह निधि भारत की आकस्मिक निधि जो है, इसका गठन जो है किया गया है 1950 में। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। RS सरकारिया इसका पूरा नाम है। इन्हीं की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन हुआ और जो केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा करते हुए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की इन्होंने संस्तुति की, यानी कि पेश किया। और वही अगर बात किया जाए कब की, तो ये की 1990 में। 1990 में भी ध्यान रखना है, अंतर्राज्यीय परिषद सरकारिया आयोग 1990। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतदाता की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। तो ये की गई हम लोग जानते हैं 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में आया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में यह लागू किया गया, और जिसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में मतदाताओं की आयु जो है वो 21 साल से घटाकर 18 साल की गई। पहले ये 21 वर्ष था, बाद में इसको घटाकर 18 वर्ष की गई, जो अभी भी हम लोग 18 वर्ष की आयु में ही वोट डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अखंडता, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और संघीय। तो हम लोग जानते हैं हमारे प्रस्तावना में संघीय शब्द नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। वही भारतीय प्रस्तावना में जो है सो प्रभुत्व संपन्न भी है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी है, लोकतांत्रिक गणराज्य भी है, बंधुत्व आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित, आज कुछ ज़्यादा ही निम्नलिखित मेरे दिमाग में आ रहा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें से मौलिक कर्तव्य जो नहीं है वो है आम चुनाव में मतदान करना। आम चुनाव में मतदान करना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगर ये बाकी जितना भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सब मौलिक कर्तव्य हम लोग का है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कि लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है, कौन करता है। तो इसका समीक्षा करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, प्रथम चीफ इलेक्शन कमीशन। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी थी। तो इसमें से कौन सा सही है। तो 1 और 2 ये दोनों सही है। ठीक है, प्रथम मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, और पहली भारतीय महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो वे BS रमा थी। BS रमा, ये भी सही है।
निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विधान परिषद इसमें तमिलनाडु में नहीं है। हम लोग इससे पहला क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे। तो अगर बात किया जाए कि वर्तमान में अभी कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो अभी कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, और उन 6 राज्यों में है अपना यूपी, फिर बिहार हो जाएगा, यूपी बिहार के बाद हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद हो जाएगा आपको तेलंगाना, तेलंगाना के बाद हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद हो जाएगा कर्नाटका। ये 6 स्टेट जो है ये याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार यहाँ से आता है और याद रखना भी एकदम निहायत जरूरी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसमें से सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं कि देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से 1924 में जो है सो युवा क्रांतिकारी ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक में थे सचिंद्र सन्याल जो कि अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी थे इसमें, तो इस बातों को भी ध्यान रखना है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। और अगर अल्बुकर्क का जो पीरियड था वो देख लिया जाए तो इसका पीरियड था 1509 से 1515 तक। 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क रहा था भारत में। और इसने एक और काम किया था कि इसने 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह के सुल्तान से गोवा को जीता। इसी ने अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि यही थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके शासनकाल में? तो वो हुआ था डफरिन के समय में हुआ था। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा के ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, जो कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। और इस समय भारतीय वायसराय की बात की तो ये थे डफरिन के समय में ही हुआ था अंतिम विस्तार। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इलाहाबाद विद्रोह का नेता कौन था? तो ये थे मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के संग्राम में विद्रोह की कमान मौलवी लियाकत अली ने ही संभाला था 1857 में। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो राजकोट सत्याग्रह इसमें इन्होंने लिया था, खेरा में भी लिया था और असहयोग में भी लिया था। वाईकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। वाईकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और राजकोट में इन्होंने भाग लिया था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? सर्वाधिक जो ऋग्वेद में जो सूक्त है वो किस देवता को समर्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा इंद्र को समर्पित है। प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित थे किस धर्म से? तो हम लोग जानते हैं तीर्थंकर जैन धर्म में होते थे, प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय तीर्थंकर, और कुल मिला के अगर बात की जाए तो 24 तीर्थंकर जो है सो जैन धर्म में हुए हैं। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात की जाए तो ये थे ऋषभदेव, हम लोग जानते हैं ऋषभदेव। और वही अगर लास्ट का देखा जाए अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो कनिष्क के दरबार में कौन नहीं था इसमें से? तो पतंजलि हम लोग जानते हैं कनिष्क के दरबार में
नहीं था, पतंजलि शुंग काल के विद्वान थे। ठीक है, बाकी ये सब पतंजलि का है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम काल साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका कदम्ब। कदम्ब जो था वो संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड राजाओं का उद्भव था और विकास का एक विवरण यहीं से प्राप्त होता है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, यानी कि हराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको पहले हराया था भीमा द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 में हुआ था, 1178 में हुआ था, और ये जो पाटन गुजरात पर हुआ था। ठीक है, जिसमें यहाँ के शासक थे भीमा द्वितीय। ये था पाटन एक जगह है गुजरात के पास, और यहीं का राजा था भीमा टू ने गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया था। इस बात को ध्यान रखना है। और यह गौरी का भारत में पहली पराजय थी। गौरी ने भारत में पहला आक्रमण अगर किया तो पहला आक्रमण उसने किया था 1175 में। 1175 में गौरी ने प्रथम आक्रमण किया था भारत पर, जो कि मुल्तान पे हुआ था। मुल्तान। तो गौरी से रिलेटेड ये पॉइंट हो गया कि इसने सबसे पहले पराजित हुआ था ये 1178 में पाटन गुजरात भीमा टू से, और 1175 में इसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। कंप्लीटेड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है। कुतुब मीनार निर्माण की अगर इसकी बात की जाए तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, वही फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल क्या हुआ था ना कि बहुत काफ़ी क्षति हो गया था, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवाया। तो इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक कुतुब मीनार में कोई विशेष योगदान इसका नहीं था। ठीक है, शांति के साथ हम लोग करते हुए चलेंगे, धरफराएंगे नहीं, रिलैक्स मोड में सारा चीज़ को समझते हुए चलेंगे ताकि दिमाग में सब चीज़ घुसते हुए चले। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा व्यवस्था की प्रारंभ की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कबूलियत और पट्टा व्यवस्था की प्रारंभ की थी किसने? तो ये था शेर शाह सूरी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थंकर कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ कर या तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ जाने पर भी पहले यात्रा पे टैक्स लगता था, जिसको खत्म किया था अकबर ने। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, गुजरात में है, जो कि 182 मीटर का है। ठीक है, और इस मूर्ति को बनाया था L&T ने, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने ही। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बुकर पुरस्कार जीतने वाली, तो ये थी अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? वारली लोक चित्रकारी, तो ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र का ये है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा नहीं था, स्माइलिंग बुद्धा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य दंड कारण क्षेत्र का भाग नहीं है? दंड कारण क्षेत्र का भाग नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा कर्नाटक जो था वो दंड कारण का क्षेत्र नहीं है। दंड कारण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश राज्य के भी कुछ हिस्से आते हैं। छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है, और आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया आता है इसमें दंड कारण में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये आता है दंड कारण क्षेत्र के भाग में।
भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? वन महोत्सव की बात की जाए तो ये मनाया गया था 1950 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो ये हो जाएगी आपको लाल सिंधी। लाल सिंधी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 32 की तरफ। आप लोग वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क है कहाँ पे? तो ये है कच्छ की खाड़ी में। बाकी जितना क्वेश्चन है उसका कितना आप लोग सही बनाए हैं वो भी जरूर लिखिए कमेंट में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल रिननुगा का संबंध किस क्षेत्र से है? इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका संबंध है भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन से संबंधित है क्योंकि इनका नाम भी काफ़ी भारी भरकम है, बड़ा सा। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने जीता है यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छता घोषित किया गया है या स्वच्छ घोषित किया गया है? तो ये दूसरे और तीसरे नंबर पर हो जाएंगे सूरत और नवी मुंबई। सूरत और नवी मुंबई। ठीक है। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? इंटरपोल महासभा की बैठक, तो इसकी बैठक हुई है इस बार 2022 में अपने ही देश नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से, तो ये है पूर्वी चंपारण, बिहार का पूर्वी चंपारण है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में बोल रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वातो पावो का संबंध किस देश से है? स्वातो पावो को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ये बात भी ध्यान रखना है। ये हैं किस देश के? तो ये हैं स्वीडन के। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया? तो ये किया गया है भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति सैन्य अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको 43वां स्थान है। ठीक है। लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। लीव नो वन बिहाइंड के साथ मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सालबुग वेटलैंड, तो सालबुग वेटलैंड जो है वो जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है। भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब तक रखा है? 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य है 27 जुलाई 2022 तक रखा था। 17 जुलाई 2022 तक रखा था, ये भी ध्यान रखना है, अगर आया एग्जाम में तो बना देना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो ये है टोटल 8 रोपवे प्रोजेक्ट है जो केंद्रीय बजट 2022-23 में इसको लॉन्च किया गया है, जिसकी अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो यह है 60 किलोमीटर। और इस परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूरा करने का लक्ष्य किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है इसने
समानता दिवस के रूप में मनाए जाने का लक्ष्य किया गया है डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम भीमराव खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहा था ऑप्शन में, जबकि यहाँ अम्बेडकर दिया गया है। तो तमिलनाडु सरकार ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में किस राज्य ने मनाने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु भी इसमें ध्यान रखना है बहुत आराम से। अब है कि 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया गया? 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी तो ये किया गया है भारत के द्वारा। और युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो युवा 2.0 का किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने 2022 में युवा की 2.0 की शुरुआत की। युवा योजना एक 2.0 है और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि 30 वर्ष से जितना भी कम उम्र का लेखक होगा उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसका थ्रू मोटिवेट किया जाएगा ताकि और भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिखे हो। द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हुए? तो ये हो जाएंगे आपको बिमल जालान। बिमल जालान द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं। भारत की खारे पानी से चलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका क्या नाम है? भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है रोशनी। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम है? उड़ीसा का स्थान प्रथम किस चीज़ के उत्पादन में है? तो ये हो जाएगा इसमें से कोयला। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? अभी भारत का वृक्षावरण बोल रहा है ये, तो ये हो जाएगा 2.91%। ठीक है, वृक्षावरण प्रतिशत। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि वन रिपोर्ट स्थिति जो होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो होता है वो जारी करता है। एक सुभाष चंद्र बोस द्वारा आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया था किसको? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में तो ये चुना गया था विनोद वर्मा को। ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का परसेंटेज कितना है? तो ये है 51.91%। 51.91% है बिहार में गरीबी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 54। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन सा देश है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता है इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है किसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चुना गया है साइमन स्टील को, साइमन स्टील। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है शरत कमल अंचला। शरत कमल अंचला को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने ये किया है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड शरत कमल अंचला को दिया गया। और इनका संबंध की अगर बात किया जाए तो इनका संबंध टेबल टेनिस से है। इनका संबंध है टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस। ओके, पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंडार किसकी सहायक नदी है? तो पिंडार है अलकनंदा की सहायक नदी। ठीक है, पिंडार एक हिमानी नदी है, यानी कि बर्फीली नदी है, जो अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा और पिंडार का जो संगम होता है वो कर्णप्रयाग के पास होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? नाल्को, तो इसका स्थापना किया गया है फ्रांस की सहायता से। ठीक है, भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? तो ये है 7 देश जुड़े हुए हैं भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ। वो 7 देश कौन कौन सा है? तो एक हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा हो जाएगा मालदीव,
मालदीव, पाकिस्तान, मालदीव। उसके बाद हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के बाद इसमें हो जाएगा आपको बांग्लादेश, BD। उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो इस तरीके से 7 देश जो है सो भारत की जलीय समुद्री सीमा से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 के पास। 62 है कि ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है कहाँ? तो ग्रीनलैंड द्वीप आपको हो जाएगा आर्कटिक महासागर में है ये। शिमला, मसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो यह है लघु हिमालय का भाग। भारत तथा म्यांमार को कौन सी दर्रा जोड़ती है? भारत और म्यांमार को जोड़ती है तुजू दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और म्यांमार को जोड़ती है तुजू दर्रा। राकापोसी पर्वत कहाँ स्थित है? राकापोसी, तो ये आपको हो जाएगा पाकिस्तान में है राकापोसी। राकापोसी पर्वत पाकिस्तान में है और इसकी ऊंचाई जो है सो वो है 7788 मीटर। 7788 मीटर है राकापोसी की लंबाई, ऊंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक है? निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? तो अपवर्तनांक का मात्रक आपको हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर सेकेंड, मीटर। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? वोल्ट मीटर का, तो इसका उपयोग किया जाता है विभवांतर के मापन में। विभवांतर के मापन में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? न्यूटन के प्रथम गति के नियम को हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। गुरुत्वीय त्वरण G का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वीय त्वरण G का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह निर्भर नहीं करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु के द्रव्यमान पर G का मान निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यदि तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वेव की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इससे तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका तरंग दैर्घ्य जो है सो वो घट जाएगा। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, ऐसे याद रखना है। किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच क्या रिलेशन है? तो ये हो जाएगा R = 2F। R = 2F हो जाएगा। किसी दर्पण का जो वक्रता की फोकस दूरी होता है F होता है, वो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि जो R होता है उसके बीच यही संबंध होता है, R = 2F। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है उसका अपवर्तन कहा जाता है। प्रतिरोध की व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है चालकता। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम से 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो ये बात बोला था ब्राजीलियस ने, ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है द्रव्यमान संख्या के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 बार पूछ चुका है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है। हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल बनाने में किया जाता है। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हम लोग चलिए देख लेते हैं, उसके बाद बोलेंगे कि विसरण के संबंध में।
तो ऑप्शन है गैस के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है, विसरण के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है, गैस के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, और विसरण केवल तभी संभव होता है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। गैस के जो विसरण होते हैं, विसरण की जो दर होती है उसके आयतन पर निर्भर वो नहीं करता है। गैस के विसरण की दर उसके आयतन पर यानी कि वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करता है। क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा क्षार जो है 16 लिटमस को नीला तथा में बदल देता है, क्षार में कड़वा स्वाद होता है, क्षार विलयन में बिजली की संचालिता होती है। तो ये सभी सत्य है। और आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं की ओर एकमात्र आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं की ओर मात्र एक गैसीय धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर कह सकते हैं आप इसमें किया जाता है धोवन सोडा का इस्तेमाल। अगर इसकी फार्मूला की बात की जाए तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। लिख देते हैं, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। निम्न में से किससे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्न में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो निकेल और लोहा, निकेल और लोहा को मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम के साथ निकेल और लोहा को मिलाया जाता है। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी संबंधित है मकड़ियों के अध्ययन से। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक, पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आनुवांशिक विविधता। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच आनुवांशिक विभिन्नता को आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह, जंतुओं के सबसे बड़ा समूह कहलाता है ऑर्थोपोडा। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 89। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? सेब के फल में लाली का कार्य है, मतलब लाली का क्या कारण है? तो इसका कारण है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन इसका कारण है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा गुणसूत्र, सबसे छोटा पुष्प और सबसे छोटा कोशिकीय गैलिस्ट्रिकम। तो इसमें से सबसे छोटा पुष्प जो हो जाएगा, ये 91 का जो आंसर हो जाएगा आपको 1 का 3 हो जाएगा। सबसे छोटा पुष्प, सबसे छोटा बीज हो जाएगा आपको आर्किड, और सबसे छोटा गुणसूत्र की बात की जाए तो सबसे छोटा गुणसूत्र हो जाएगा आपको शैवाल, सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा वुल्फिया, और सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा आपको माइक्रोग्लिस्टिकम। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटा बीज आर्किड होता है, सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल होता है, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया होता है। इसको भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से, तो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से संबंधित है वाई रेड्डी समिति का। वाई रेड्डी समिति 1998 ईस्वी में आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर
YB रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने की अनुमति, करने हेतु अनुमति ही जो है सो रुपये की परिवर्तनीयता कहलाते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण किसकी बात की जाए तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का। और RBI की स्थापना की अगर बात की जाए तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। 8 मूल उद्योग के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? 8 मूल उद्योगों की सूची में या सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? कोयला, कच्चा तेल, बिजली या रिफाइनरी उत्पाद। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण दिया गया है आपको रिफाइनरी उत्पाद को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा। अब हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन है 95 तक हम लोगों ने कर लिया है GS कंप्लीट। इसका आंसर हम लोग मैथ का अब आंसर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसको आराम से बना लेना है। तो ए का हो जाएगा 96 का आंसर 1845, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 का आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 98 का आंसर हो जाएगा 12 दिन, ऑप्शन नंबर बी। और 99 का आंसर हो जाएगा 150 यानी ऑप्शन नंबर डी। और 100 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10,500। तो सेट हम लोग सेट अभी 8 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सेट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।